एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी 12th है, एनसीईआरटी 12th आप ओपन करिए और चैप्टर नंबर जाइए 13 में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके हम लोग इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पोर्शन करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन कवर करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये चीज़ है कि उनको हिंदी में चीज़ें चाहिए। तो चलिए कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ टॉपिक हम लोग हिंदी में कवर कर लेते हैं और आसान बनाते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो एनसीईआरटी आप ओपन करिए और आप लाइन वाइज लाइन आप देख सकते हैं। विभिन्न ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से या इसके वातावरण से संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट पे ये जान गए, इकोलॉजी में 4 चीज़ें आती हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज तथा बायोमास, बायोम्स, ये चीज़ आते हैं। एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, यहीं पे डिस्कस कर देते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा गया था। आप लिख सकते हैं FATHER, फादर OF ऑफ इकोलॉजी, ECOLOGY। फादर ऑफ इकोलॉजी एक साइंटिस्ट थे, उनको कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, REITER, रीटर। रीटर एक साइंटिस्ट थे जिसको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ यहाँ पे लगा दिए, इंडियन इकोलॉजी पूछा था, INDIAN, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। तो आप रीटर को हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ रीटर की जगह पे रामदेव मिश्रा लिख लेंगे, प्रोफेसर PROFESSOR, प्रोफेसर RAM, राम DEO, रामदेव मिश्रा, MISHRA, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, जीव के स्तर पर इकोलॉजी यह एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार विभिन्न ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के साथ एडाप्ट, अनुकूलित हैं तथा जनन व सर्वाइवल करते हैं। तो जीवों के स्तर पर इकोलॉजी एक्सप्लेन यही करती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का लगातार घूमना तथा अपनी अक्ष एक्सिस की ओर कोणित टिल्ट होने की वजह से वार्षिक सीजन व तापमान में बदलाव होता है। तो पृथ्वी का लगातार घूमती है तभी तो सर्दी, बरसात, धूप, गर्मी सभी होती है। ज़्यादातर बड़े बायोम्स जैसे डिजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया आदि इन्हीं विभिन्नता की वजह से ही बने हैं। तो इसीलिए तो डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा पृथ्वी की चक्कर की वजह से ये सब हैं। प्रत्येक बायोम्स में क्षेत्रीय विभिन्नताओं से विभिन्न हैबिटाट, निवास स्थान बनते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। पृथ्वी पर जीवन अत्यधिक हार्श, खराब स्थानों पर भी पाया जाता है, जैसे राजस्थान डिजर्ट, रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन में, ट्रेंच में और टोरेंटियल स्ट्रीम्स में, पोलर रीजन्स पे, हाई माउंटेन टॉप्स पे और थर्मल स्प्रिंग एंड कंपोजिट पिट्स पे भी जीवन होता है। पृथ्वी पर जीवन होता है। हमारी इंटेस्टाइन, आंत जो होती है में भी बहुत सारे माइक्रोब्स अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब यहाँ से ये जो फिगर है, ये फिगर क्या शो करता है? ये फिगर काफ़ी चीज़ें शो करती है। इस फिगर के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे डिजर्ट देखिए, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो डिजर्ट पे यहाँ देखिए, यहाँ पे हाईली टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री, यहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर है। और रेन जो होता है एकदम मतलब ना के बराबर है। और अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बरसात की बात, मैक्सिमम रेन होती है और स्पेसिफिक डाइवर्सिटी भी अधिक होती है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी। और अगर आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, ये जो पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पे क्या चीज़ होता है? यहाँ पे आपका वेरी लो टेम्परेचर और रेनफॉल अधिक होता है। लेकिन वेरी लो टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों लो होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट को फिजिको-केमिकल्स भी कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट हो गया, प्रीडेटर्स हो गया और कंपटीटर्स हो गए आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो एबायोटिक फैक्टर चलिए देखते हैं। एबायोटिक फैक्टर में मैंने बता दिया टेम्परेचर आता है जो सबसे फर्स्ट पे है। यह इकोलॉजी का बहुत ही रिलेवेंट है, रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ये फर्स्ट पे है टेम्परेचर। नेक्स्ट, सीजन के अनुसार पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर बदलता है। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, ये जैसे पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल्स हो गया, तो इक्वेटर की जब पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते या मैदानी स्थान से पर्वतीय क्षेत्र पर जाते धीरे धीरे कम होता है, क्या टेम्परेचर कम होता है और 0 से 50 सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये चीज़ है, 0 सेंटीग्रेड पोलर एरियाज या हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर होता है, जबकि 50 सेंटीग्रेड तक ट्रॉपिकल डिजर्ट में मिलता है, जो मैंने अभी बताया था पृथ्वी का बना के। नेक्स्ट, जबकि थर्मल स्प्रिंग झरने डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो थर्मल स्प्रिंग में 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा और डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो ट्री जो होता है टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा व जर्मनी में नहीं उगते। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंगो ट्री जो है किस कंट्री में नहीं उगता है, नहीं पाया जाता, तो कनाडा और जर्मनी में। और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि केरला फॉरेस्ट में स्नोफॉल लियोपार्ड नहीं होते हैं। समुद्र में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड चौड़ाई के आगे टूना फिश नहीं मिलती। टेम्परेचर एंजाइम की गति तथा ऑर्गेनिज्म के विभिन्न कार्यों व मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो सही बात है, टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो एंजाइम की मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और अधिक टेम्परेचर अगर अधिक हो जाता ज़्यादातर तो ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। ताप के सहने की क्षमता के अनुसार ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, जैसे यूरीथर्मल जो टेम्परेचर को अधिक सह लेते हैं, सहन कर पाते हैं। तो दो प्रकार ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ताप सहने की, जैसे यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। यूरीथर्मल किसको कहते हैं? यूरीथर्मल ये बहुत बड़ी रेंज, मतलब वाइड रेंज। अगर वाइड रेंज की बात करेगा, वाइड रेंज, तो वाइड रेंज की अगर बात कर लिया ना तो आपको यूरीथर्मल पे जाना पड़ेगा। यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल की बात किया तो नैरो रेंज, ये तो एकदम रटा होना चाहिए। नैरो रेंज किसको रिस्पेक्ट में बोलेंगे? स्टीनोथर्मल। तो यूरीथर्मल ये बहुत बड़ी रेंज, वाइड रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट, सहन कर सकते हैं तथा सर्वाइव कर सकते हैं। और स्टीनोथर्मल में देख लीजिए, ये केवल थोड़ी रेंज, नैरो रेंज के ताप को ही सह सकते हैं। वाटर देख लीजिए, नेक्स्ट जो है आपका वाटर है। फर्स्ट पे क्या हम लोग पढ़े? फर्स्ट पे हम लोग टेम्परेचर पढ़े और सेकंड पे हम लोग वाटर पढ़ने जा रहे हैं। अब वाटर देखिए, जो एबायोटिक फैक्टर हैं उसमें सेकंड वाटर है। टेम्परेचर के बाद वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जीवन वाटर में ही उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन तो पूछा भी गया कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ पे आया था? वाटर में। कहाँ पे? तो वाटर में। वाटर डिजर्ट किसको बोलते हैं? मरुस्थल में बहुत सीमित होता है, इसलिए डिजर्ट के ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल एडाप्टेशन, अनुकूलन आवश्यक होती है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी, उत्पादन तथा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पानी पर निर्भर होता है। नेक्स्ट देखिए, जलीय मीन्स एक्वाटिक, जो जल में पाए जाते हैं उसको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो जल में पाए जाते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की क्वालिटी, पीएच व केमिकल कंपोजिशन महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिए, साल्ट की सांद्रता। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि साल्ट की सांद्रता, कंसंट्रेशन सबसे अधिक कहाँ पे होती है? सैलिनिटी पार्ट पर 1000। इंडिया इनलैंड वाटर में 5% से कम, सी में कितना होता है? 30 से 35% होता है, तथा कुछ हाइपर सैलाइन लेगून्स में 100% तक होता है साल्ट कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपर सैलाइन लेगून्स में जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है कितना %? तो 100%। नेक्स्ट, सैलिनिटी, क्षारता को बर्दाश्त करने के अनुसार ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार के होते हैं जो साल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे यूरी हेलाइन ये बड़ी रेंज। यूरी मैंने बताया था कि जहाँ पे यूरी हेलाइन आ जाएगा वाइड रेंज आप यहाँ पे मानेंगे, वाइड रेंज। और जहाँ पे आपका स्टीनो हेलाइन, स्टीनो मीन्स नैरो, ये एकदम आपको रटा होना चाहिए। तो नैरो रेंज,
तो ये यही चीज़ आगे अभी आपको दिखेगा। यूरी हेलाइन ये बड़ी रेंज तक सैलिनिटी को सहते हैं और स्टीनोहेलाइन ये कम रेंज तक की सैलिनिटी को सहते हैं। बहुत से फ्रेश वाटर एनिमल समुद्र पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से। क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेश वाटर एनिमल अगर समुद्र में चले जाते हैं तो वो क्यों नहीं रह पाते, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से। तथा सेम मैराइन एनिमल्स के साथ भी यही होता है। अगर सेम मैराइन जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में चले जाएं या फ्रेश वाटर मछली जो सेम मैराइन्स में चले जाएं तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं रह पाते। थर्ड जो एबायोटिक फैक्टर है वो लाइट है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो 100% फोटोसिंथेसिस तभी तो करते हैं, लाइट जब मिलती है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, ऑक्सीजन हमें देते हैं और जो CO2 हम छोड़ते हैं वो CO2 ग्रहण कर लेते हैं। स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट जैसे हर्ब्स हो गया, सर्ब्स हो गया और कम लाइट में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर बड़े पेड़ों की छाया पड़ती रहती है। बहुत से प्लांट फोटो पीरियोडिज्म के लिए सनलाइट पर निर्भर करते हैं। बहुत से एनिमल जनन, शिकार व माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए फोटो पीरियड व लाइट की क्षमता इंटेंसिटी पर निर्भर करते हैं तथा डाईयूरेनल प्रतिदिन लाइव व्यतीत करते हैं। ये सब चीज़ें सही हैं। सन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सन पृथ्वी पर लाइट टेम्परेचर का अल्टीमेट सोर्स है। एकमात्र लाइट और टेम्परेचर का सोर्स कौन सा है, तो सन है। क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र में 500 मीटर नीचे इन्वायरमेंट पूरी तरह डार्क होता है क्योंकि वहाँ सन से कोई एनर्जी नहीं पहुँचती है। जीवन के लिए सोलर रेडिएशन की स्पेक्ट्रल क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेक्ट्रम व यूवी कंपोनेंट बहुत हानिकारक होते हैं। समुद्री पौधे के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को कंपोनेंट उपलब्ध नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर देखते हैं। तो सॉइल आइए। सॉइल में विभिन्न स्थानों पे सॉइल की प्रॉपर्टीज व नेचर बदलता है। यह जलवायु क्लाइमेट किसको कहते हैं, जलवायु को। वेदरिंग किसको कहते हैं, चट्टान के टूटने के प्रोसेस। सेडिमेंटेशन व सॉइल डेवलपमेंट के मेथड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए सॉइल के विभिन्न लक्षण। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉइल के विभिन्न लक्षण जैसे सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन आदि, मिट्टी के जल रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे कोई मान लीजिए मिट्टी का कण है, अब ये वाटर होल्ड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है सॉइल की कंपोजिशन पे, ग्रेन की साइज पे, एग्रीगेशन पे डिपेंड करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निर्धारित करता है, वह परकोलेशन रिसाव को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण हुआ पैरामीटर्स जैसे pH, मिनरल्स, कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी किसी क्षेत्र की वनस्पति वेजिटेटिव व एनिमल्स को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखिए जलीय वातावरण में सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक बेंथिक एनिमल्स के टाइप को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट देखिए रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सेस देखते हैं। ऑर्गेनिज्म आंतरिक इन्वायरमेंट के कांस्टेंट रखते हैं, आंतरिक इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं जबकि बाहरी इन्वायरमेंट में लगातार बदलाव होता रहता है। इसे होम्योस्टेटिस कहते हैं। अब होम्योस्टेटिस मीन्स आप समझ गए। होम्योस्टेटिस मीन्स ये होता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर इन्वायरमेंट में कितना भी बदलाव हो, 37 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी में चला जाता है, तो ऐसे नहीं कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, वो एकदम मेंटेन रहता है। उसी को होम्योस्टेटिस कहते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ये देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंतर्गत बर्थ डेथ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ये सब आपका हो जाएगा। तो इसका रिस्पांस एबायोटिक फैक्टर जो है ना, इसका एक फिगर भी है, तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं थोड़ी सा। चलिए आपको ये चीज़ें बताते हैं कि कैसे डायग्राम जो बनाया गया है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं। ये एक्सटर्नल लेवल देखिए, इधर एक्सटर्नल लेवल है और इधर इंटरनल लेवल है, और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। अब जैसे इसमें देखिए कन्फर्मर क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर
ठंडी के अनुसार चेंज होता है और गर्मी में चेंज होता है। तो कन्फर्मर देखिए, जैसे इंटरनल लेवल देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे, वैसे एक्सटर्नल लेवल एक यहाँ ऐसे चेंज हो रहा है। और जो रेगुलेटर्स जो आते हैं, जो रेगुलेटर्स में आते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, देखिए कांस्टेंट है। इंटरनल लेवल इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, देखिए सीधे लाइन गई है रेगुलेटर्स की, और एक्सटर्नल की कन्फर्मर की जो ये चेंजेबल है। तो इस हिसाब से देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है कि इस होम्योस्टेटिस कहते हैं, यह निम्न प्रोसेस से संभव होता है। अब देखिए जो रेगुलेटर्स हैं, ये देखिए ये जो सीधे लाइन रेगुलेटर्स वाली जो बनाई गई है, ये अब इसके बारे में लिखा गया है। और जो ये कन्फर्मर ये ऐसे लाइन बनाई गई है, इसके बारे में लिखा गया है, नीचे अभी समझ जाएंगे। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? रेगुलेट करते हैं, इसमें होम्योस्टेटिस का ये देख लीजिए मेंटेनेंस फिजियोलॉजिकल तथा बिहेवियरल तरीकों द्वारा होता है, जो थर्मो रेगुलेशन द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तथा ऑस्मो रेगुलेशन द्वारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है कि थर्मो रेगुलेशन में रेगुलेटर्स में कौन आते हैं, तो सभी बर्ड्स आते हैं, चिड़िया जो आल चिड़िया व मैमल्स आते हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी आते हैं इसमें। थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ये जो मैमल्स दिया गया है इसमें थर्मो रेगुलेशन मैमल्स की सक्सेस उनकी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की एबिलिटी मीन्स योग्यता की वजह से होती है। तो ये चीज़ हो गया। ये देखिए आगे लिखा गया है, गर्मियों में जब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो हमें पसीना ज़्यादा आता है। कहते नहीं गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ जाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्या करती है? कूलिंग लाती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। उसी प्रकार ठंडियों में क्या होता है? शिवरिंग होती है, कंपकपी आती है, जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो शिवरिंग क्या करती है? बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ाती है, और जो स्वेटिंग होती है वो कूलिंग करती है। तो ये देखिए इसमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है तथा हमारा ये पसीना जो होता है, जो स्वेटिंग होती है, वो कूलिंग इफेक्ट देती है बॉडी को और बॉडी टेम्परेचर कम कर देती है। और सर्दियों में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सर्दियों में टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, जिससे बॉडी कंपकपी शिवरिंग होती है, इससे हीट उत्पन्न होती है बॉडी में और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज़ लिखी गई है, ये अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी अपने आप का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करिए, इसी को कहते हैं थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो नेक्स्ट जो लाइन मैंने कन्फर्मर दिखाया गया था, ऐसे सीधी लाइन दिखाई थी, तो वो कन्फर्मर में है। तो चलिए कन्फर्मर में चेंज होता है क्या क्या चीज़ें। कन्फर्म लगभग 99% जानवर जो एनिमल्स होते हैं और सभी पेड़ पौधे अपने शरीर का टेम्परेचर अस्थायी नहीं रख पाते हैं। इनका शारीरिक ताप व ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमेशा बदलता रहता है वातावरण के साथ। वातावरण का टेम्परेचर जैसे चेंज होगा, ये भी चेंज होंगे इनका टेम्परेचर। कन्फर्मर्स कहते हैं उन्हीं का। अब एग्जाम्पल दिया गया है, एक्वेटिक एनिमल्स अपने बॉडी फ्लूइड को ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमेशा पानी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के साथ बदलते रहते हैं, उसे बराबर रखते हैं। थर्मो रेगुलेशन देखिए, थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव खर्चीली प्रोसेस है, विशेषकर स्मॉल एनिमल्स जैसे श्री और हमिंग बर्ड्स। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल एनिमल्स का नाम बताइए, और उस ऑप्शन में हमिंग बर्ड्स था। तो ये हमिंग बर्ड्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स। उनमें अपने बैलून की अपेक्षा रिलेटिव सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। जितने छोटे एनिमल्स होंगे उनका जो सरफेस एरिया होगा ना वो ज़्यादा होता है। अतः ये बॉडी से हीट बहुत तेज़ी से निकालते हैं। अगर बाहरी एटमॉस्फेरिक कोल्ड होता है, फिर इन्हें बॉडी हीट उत्पन्न करने के लिए अधिक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, एंजाइम खर्च करनी पड़ती है। इसलिए पोलर रीजन ठंडे स्थानों पे स्मॉल एनिमल कम पाए जाते हैं। पोलर रीजन पे क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से। माइग्रेट देख लीजिए, कई पशु पक्षी अपने आप को कुछ समय के लिए कठिन परिस्थिति से बाहर ले जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर जाकर रहते हैं जब तक उनकी जगह की कठिन परिस्थिति टल ना जाए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए
कोलोराडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं जो साइबेरिया से उड़ती हैं और आती हैं कहाँ पे, सिबेरिया और दूसरे ठंडे नॉर्थ रीजन से आती हैं। जहाँ ठंडी जब पड़ने लगती है सिबेरिया और नॉर्थ ठंडे रीजन से, वो कहाँ पे आती हैं, कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में आती हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। सस्पेंड का मतलब समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि सस्पेंड का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो कुछ जीवाणु जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और कुछ पेड़ में मोटी वाल की तरह के स्पोर्स बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ बड़े प्लांट में उनके बीजों में या उनके वेजिटेटिव पार्ट अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी मेटाबॉलिक प्रक्रिया को घटा लेते हैं, ये चीज़ हो गया, और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ईजी जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एनिमल्स सर्दी के समय, बियर्स का हाइबरनेशन, तो ये बियर्स जो भालू होते हैं वो ठंडी में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और गर्मी के समय में स्नेल्स जो होता है वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। एस्टिवेशन मतलब वो गर्मी को अवॉइड करने के लिए एस्टिवेशन में चले जाते हैं, और भालू जो बियर्स होता है वो विंटर में ठंडी से बचने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ठंडी में अगर बियर्स जाता है ठंडी में, किस में, हाइबरनेशन में जाता है, किससे बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, और जो स्नेल्स व फिशेस जो होती हैं वो एस्टिवेशन में जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। जैसे देख लीजिए लेक्स व पॉन्ड में जूप्लैंक्टन की डायपॉस स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ये देख लीजिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो जूप्लैंक्टन होते हैं वो डायपॉस कंडीशन में चले जाते हैं, अपने डेवलपमेंट को सस्पेंड करने के लिए डायपॉस कंडीशन में जाते हैं। नेक्स्ट जो एडाप्टेशन पढ़ना है, एडाप्टेशन देख लीजिए। एडाप्टेशन क्या चीज़ होता है, अपने आप को एडाप्ट करना किसी इन्वायरमेंट में, वही चीज़ एडाप्टेशन होती है। एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म की उनके ही हैबिटाट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस होने के लिए मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एट्रीब्यूट हैं। तो ये देखिए, ये कहने का मतलब एडाप्टेशन वही है कि अपने अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज कर ले और फिजियोलॉजिकल चेंज कर ले और बिहेवियरल चेंज करके वो एडाप्ट हो जाए। अब कौन कौन से चेंजेस कहाँ होते हैं ये चीज़ पढ़नी है। बहुत से एडाप्टेशन लंबे एवोल्यूशनरी समय में होते हैं और जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं। जैसे देखिए एडाप्टेशन ऑफ कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट में जो पाया जाता है, कंगारू रैट इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन कर लेता है पानी, क्योंकि वो डिजर्ट में पाया जाएगा रेगिस्तान में, तो कंगारू वहाँ पानी तो मिलती नहीं है, तो वो क्या करता है ना, फैट ऑक्सीडेशन करता है पानी लेने के लिए। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करके पानी वो प्राप्त कर लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में, अगर वहाँ वाटर का कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता है। तभी तो कहते हैं कंगारू लंबे समय तक पानी नहीं पिएगा तब भी जीवित रह सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर फैट अधिक होता है, तो फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर ले लेता है ये। और फिर क्या करता है वो, और यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी भी होती है, जो वाटर को एक्सक्रीटरी वाटर के रूप में कम लॉस करती है। अब वो अपने यूरिन के कंसंट्रेशन कर लेगा, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, जिससे वाटर ज़्यादा मूत्र के माध्यम से निकल नहीं पाएगा, तो उसका लॉस नहीं होगा वाटर वेस्ट के रूप में। ये देखिए एडाप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तान में जो प्लांट होते हैं वो कैसे अपने आप को एडाप्ट करते हैं। वो एडाप्ट ऐसे करते हैं, जो उनका लीफ सरफेस एरिया होता है वो उस पर थिक क्यूटिकल आ जाती है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाता है, जिससे स्टोमेटा का डीप पिट्स में अरेंज होता है। अरेंज होना, अब स्टोमेटा डीप पिट्स में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिससे ट्रांसपायरेशन ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें वाटर का लॉस होता है। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से होने वाले वाटर लॉस को मिनिमाइज कर लेगा, क्योंकि स्टोमेटा एकदम अंदर चला गया है पत्ती में। ये है यहाँ पे ये लेयर बन जाती है, क्यूटिकल आ जाती है, थिक क्यूटिकल चढ़ जाएगी, और जो पत्ती में हिस्टोमेटा होते हैं तो वो अंदर हो जाते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता है आसानी से और लॉस, वाटर का लॉस कम होता है। ये चीज़ है। अब एक स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे, एक कैम प्लांट होता है, CAM कैम प्लांट होते हैं, जो इनेबल करती है स्टोमेटा के हमेशा क्लोज रहने के लिए डे टाइम में। कैम प्लांट जो होते हैं वो
ट्रांसपायरेशन ज़्यादा जब रोशनी पड़ती है, धूप पड़ता है, तभी होता है ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू पत्तियों पे। तो क्या होता है ना, ये स्टोमेटा जो कैम प्लांट में स्टोमेटा जो डे टाइम में, दिन टाइम में स्टोमेटा बंद होते हैं, जो कैम प्लांट्स होते हैं, स्टोमेटा अगर बंद रहेंगे डे टाइम में तो ट्रांसपायरेशन होगा नहीं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम प्लांट्स जो होते हैं वो डे टाइम में उनके स्टोमेटा बंद होते हैं कि खुले होते हैं, तो बंद होते हैं। डीजर्ट प्लांट जैसे ओपेंसिया, एक देख लीजिए डीजर्ट प्लांट दिया गया है ओपेंसिया। ओपेंसिया एक प्लांट है में लीव्स, जो ओपेंसिया की जो पत्ती होती है नहीं होती है, और वो रिड्यूज टू स्पाइंस, क्योंकि इनकी पत्ती जो होती है ना वो कांटों में चेंज हो जाती है, नुकीले कांटों में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनके स्टेम द्वारा होता है। क्योंकि अगर पत्ती रहेगी ना ओपेंसिया में तो ट्रांसपायरेशन होगा, तो इसीलिए पत्ती जो होती है नुकीले कांटों में चेंज हो जाती है। तो नुकीले कांटों में चेंज हो जाती है तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि ओपेंसिया प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा करता है, तो स्टेम के द्वारा करता है। एडाप्टेशन ऑफ मैमल्स, चलिए देखते हैं कि मैमल्स कैसे अपने आप को एडाप्ट करता है अलग अलग कंडीशन में। तो एडाप्टेशन देख लीजिए, कोल्डर क्लाइमेट, जब कोल्डर क्लाइमेट जलवायु के मैमल्स में शार्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं जो हीट लॉस को रिड्यूस करते हैं, तथा यह एलेंस रूल कहलाता है। एलेंस रूल क्या कहलाता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट पे रहते हैं वो मैमल्स अपने क्या लिम्स, ईयर कान को और लिम्स को क्या कर लेते हैं, एकदम शार्टर छोटे कर लेते हैं, जिससे उनका हीट लॉस कम होता है। एक्वाटिक मैमल्स देख लीजिए, जैसे सील्स हो गया, एक्वाटिक जो जल में रहते हैं, सील्स हो गया। सील्स में एक फैट की थिक लेयर स्किन के नीचे होती है जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और बॉडी हीट को लॉस को रिड्यूस करती है। तो एक्वाटिक मैमल्स में, सील्स में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हीट लॉस नहीं होता, क्योंकि फैट की थिक लेयर होती है, स्किन कवरिंग कर लेती है। चलिए देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडाप्टेशन क्या होता है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं जो केमिकल्स से मेटाबॉलिज्म के थ्रू और बायोकेमिकल एडाप्टेशन करके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अधिकतर एनिमल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है पर हॉट स्प्रिंग, जो एकदम गर्म जगह पाए जाते हैं जहां हॉट स्प्रिंग होती है, और डीप सी हाइड्रोथर्मल इवेंट में आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे अधिक टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, तो वो आर्की बैक्टीरिया होती है। बहुत से फिशेस एंटार्क्टिक वाटर में रहती हैं जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, मीन्स माइनस में होता है। बहुत से मैराइन इन्वर्टिब्रेट और फिशेस ओशियन ग्रेट डेप्थ में रहती हैं जहां पर प्रेशर 100 टाइम से अधिक होता है। जो हाई एल्टीट्यूड प्लेस 35 मतलब 3500 मीटर से अधिक होते हैं वहाँ एल्टीट्यूड सिकनेस फील करते हैं। इसके सिम्टम्स नोजिया, हार्ट पाल्पिटेशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर किसी को भेज दिया जाए तो उसमें कौन सा सिम्टम दिखाई दे, नोजिया घबराहट होने लगेगी, हार्ट पाल्पिटेशन हार्ट का धड़कना बढ़ जाएगा, और फटीग और थकावट महसूस होने लगेगा। यह सब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बॉडी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाती। धीरे धीरे हम सिचुएशन को एक्लाइमेटाइज एडाप्ट करते हैं और बॉडी लो ऑक्सीजन एबिलिटी को कंपनसेट करती है, जिससे आरबीसी और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे किसी को भेज दिया जाए तो उसमें आरबीसी बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ जाएगा आरबीसी और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आरबीसी हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे आरबीसी हो गया, और ब्रीथिंग रेट हो गया, ये दोनों क्या करती हैं, ब्रीथिंग रेट हो गया, आरबीसी, ये बढ़ जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो बाइंड करता है वो डिक्रीज हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे। नेक्स्ट देखिए बिहेवियरल एडाप्टेशन। कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशन होते हैं जो बिहेवियरल चेंज करके अपने आप को एडाप्ट करते हैं। जैसे डिजर्ट लिजार्ड, जो डिजर्ट में, रेगिस्तान में जो लिजार्ड पाए जाते हैं वो सन से धूप लेते हैं। जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो वो सन से धूप लेंगे, वह हीट एब्जॉर्ब करते हैं, पर वो शेड में जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो शेड मतलब छाए में चले जाते हैं जब एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है।
तब वो छाए में चले जाएंगे। कुछ स्पीसीज कैपेबल होती हैं सॉइल में छिपने के लिए और एबव ग्राउंड हीट से बचती हैं, तो वो ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं। पॉपुलेशन, ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, ये एकदम अच्छे से आप पॉपुलेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी एकदम एग्जैक्ट आपको पॉपुलेशन इतना अच्छे से समझाते हैं, क्या बताएं। तो पॉपुलेशन अच्छे से चलिए समझते हैं। पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? ग्रुप के ऑर्गेनिज्म। जब ग्रुप ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी को पॉपुलेशन होता है। जो किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं तथा सिमिलर रिसोर्स को शेयर करते हैं या कंपीट करते हैं तथा कंपटीशन मतलब लिखा है यहाँ पे कंपटीशन वही करते हैं तथा इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। ईजी एग्जाम्पल दिया गया है, बिटलैंड में सभी कार्मोरेंट, किसी खंडहर एबंडेंट ड्वेलिंग में चूहे, फॉरेस्ट ट्रैक में टीकवुड ट्री कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया और पॉन्ड में लोटस प्लांट आदि। ये सब एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स व एवोल्यूशन से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉजी किससे जोड़ता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स व एवोल्यूशन से। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, ये देख लीजिए बर्थ रेट, इसमें पर कैपिटा बर्थ को मापा जाता है। एग्जाम्पल मान, तो ये चीज़ हो गया। मान लीजिए किसी तालाब में लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे तथा रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट और जुड़ गए जिससे करंट पॉपुलेशन 28 हो गई। अब बर्थ रेट निकालिए। बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? 8 जो नए प्लांट बनते हैं उसको ऊपर रखेंगे और जो पैदा करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो 0.4 आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। अतः बर्थ रेट 0.4 हो जाएगा। तो बर्थ रेट निकालने के लिए मैंने फार्मूला भी बताया था कैसे निकालेंगे। बर्थ रेट जो पैदा हुई है अपान पैदा किए। डेथ रेट देख लीजिए, इसमें पर कैपिटा डेथ को माना जाता है। ईजी मान लीजिए 40 फ्रूट फ्लाइज को पॉपुलेशन में 4 फ्रूट फ्लाइज 1 वीक में मर गई तथा डेथ रेट कैसे निकालेंगे? जो मर गई और जितना टोटल थे वो नीचे रखेंगे तो 0.1 आ जाएगा। सेक्स रेशियो, किसी भी पॉपुलेशन में मेल व फीमेल का एक अनुपात होता है, उसे सेक्स रेशियो कहते हैं। एज पिरामिड देख लीजिए, अगर हम किसी पॉपुलेशन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूट को प्लॉट करें तो जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है उसे हम एज पिरामिड कहते हैं। एज पिरामिड भी हो गया। एज पिरामिड देख लीजिए, कुछ दिया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड साधारणतया मेल व फीमेल के एज डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइंड डायग्राम से दिखाया गया है। जैसे देखिए ये एक्सपेंडिंग ग्राफ है, ये स्टेबल है एकदम, ये एकदम देख लीजिए स्टेबल है, और ये डिक्लाइन है। ये देखिए छोटा बड़ा छोटा फिर छोटा छोटा, तो ये डिक्लाइन है। पिरामिड का शेप पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को दिखाता है कि ये ग्रोथ ग्रोइंग है कि स्टेबल है या डिक्लाइन है। पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे शो करते हैं? EN से शो करते हैं। किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम में पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। भरतपुर बिटलैंड में साइबेरियन क्रेन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी ईयर में लेस देन 10 होती है। ये पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनास के लिए मिलियंस में होती है। कुछ केसेस में पॉपुलेशन साइज को बायोमास या परसेंटेज कवर से माप किया जाता है। नेक्स्ट, माना किसी एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट एक सिंगल, ये सब हो जाएगा। ये चलिए रिलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ देख लीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ में डायरेक्ट पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में आप नेटिलिटी पढ़िए, नेटिलिटी और मोर्टिलिटी। नेटिलिटी मीन्स पैदा होना, मोर्टिलिटी मीन्स मरना। तो नेटिलिटी या एक गिवन टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बर्थ होते हैं, नंबर ऑफ बर्थ कितने पैदा हुए, और मोर्टिलिटी में नंबर ऑफ डेथ कितने मरे। और आई माइग्रेशन देख लीजिए, आई माइग्रेशन में भी पॉपुलेशन बढ़ती है। आई माइग्रेशन मीन्स आना और ई माइग्रेशन मीन्स जाना। तो आई माइग्रेशन या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल होते हैं जो गिवन टाइम पीरियड में बाहर से हैबिटाट में आते हैं, और इसमें ई माइग्रेशन में गिवन टाइम पीरियड में चले जाते हैं।
तो ये ई माइग्रेशन हो गया। और नेटिलिटी देख लीजिए, मोर्टिलिटी दिया गया है। नेटिलिटी और आई माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रट लीजिए। और मोर्टिलिटी और ई माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि मोर्टिलिटी में मर जाते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ई माइग्रेशन में चले जाते हैं इसलिए। अगर एन पॉपुलेशन डेंसिटी है तो टी टाइम पर, तो इसकी डेंसिटी t+1 टाइम पर होगी। अब ये देखिए, ये एक डायग्राम बनाया गया है, इसको अच्छे से समझिए। कैसे समझेंगे मैं समझा ही रहा हूँ। पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी दिया गया है, आई माइग्रेशन मीन्स आ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, यहाँ पॉजिटिव दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए नेटिलिटी मीन्स बर्थ, बर्थ मतलब हो रहा है, जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मोर्टिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ हो रही है, तो देख लीजिए माइनस से शो कर रहा है। ई माइग्रेशन मीन्स यहाँ से चले जा रहे हैं ग्रुप से, तो यहाँ पर भी माइनस से शो होगा। तो ये चीज़ हो गया। जैसे देख लीजिए, ये एक फार्मूला दिया गया है, ENT+1 = N1 प्लस बर्थ प्लस आई माइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन, ये एक फार्मूला है। यह इक्वेशन दर्शाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर बी पॉजिटिव ज़्यादा होता है, डेथ प्लस ई से, अथवा या डिक्रीज होगा। नेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन, ये सब हो जाएगा आपका एनालाइज। और ग्रोथ मॉडल्स देख लीजिए। ग्रोथ मॉडल्स एक कर्व होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, जिसमें अनइम्पीडेड बेरोक पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एसेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ईच स्पीसीज नंबर में ग्रो होने के लिए अपना फुल इनेट जन्मजात पोटेंशियल शो करती हैं, और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिकल फैशन में ग्रो करती हैं। अगर पॉपुलेशन साइज n है और बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ को b से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक फार्मूला दिया गया है, dn/dt बर्थ माइनस डेथ प्लस n, ये दिया गया है। तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट पूछा गया था, जो ये r होता है, r क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज का इंट्रिंसिक रेट होता है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये आपका दिया गया है, ये आपका एक डायग्राम बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़िए, ये भी इंट्रैक्शन, ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, तो अच्छे से देखिए। नेचर में एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, माइक्रोब्स विभिन्न वे में इंटरेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए और माइक्रोब्स रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन में दो डिफरेंट स्पीसीज के इंटरेक्शन से इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। तो सही चीज़ें हैं। इंटर मीन्स दो के बीच में, एक के बीच में, दो के बीच में इंटर स्पेसिफिक होता है। अगर INTER है यहाँ पे, अगर INTERA इंट्रा स्पेसिफिक होता ना, तो खुद के एक ही के बीच में कंपटीशन होता, खुद के बीच में, मतलब आपस में नहीं होता, मतलब खुद से कंपटीशन होता है। लेकिन इंटर स्पेसिफिक है, इंटर मीन्स बीच में, दो के बीच में, तो दो के बीच में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। पॉपुलेशन में दो डिफरेंट स्पीसीज के इंट्रैक्शन से दो स्पीसीज देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, तो इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है। अब देखिए इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है तो इनमें से कुछ ऐसे हैं, देखिए म्यूचुअलिज्म देख लीजिए, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यूचुअलिज्म का मीन्स क्या होता है, दो स्पीसीज सभी में रहेंगे, इसमें भी दो स्पीसीज, सभी में दो दो स्पीसीज। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज बेनिफिट होता है। बेनिफिट मतलब बेनिफिट को प्लस से शो किया जा रहा है। अगर देख लीजिए लाभ हो रहा है तो उसको प्लस से शो करेंगे, अगर हानि हो रहा है तो उसको शो करेंगे माइनस से शो करेंगे। और अब बेनिफिट और हानि, और अगर कुछ भी ना लाभ हो ना हानि हो तो उसको जीरो से शो किया जाएगा। तो इस हिसाब से है म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीसीज बेनिफिट होती हैं तो दोनों स्पीसीज का कंपटीशन होगा। अगर कंपटीशन होगा तो दोनों स्पीसीज हार्म होती हैं, दोनों स्पीसीज का नुकसान होगा। पैरासिटिज्म देख लीजिए, एक स्पीसीज पैरासाइट बेनिफिट होती है और दूसरी स्पीसीज होस्ट हार्म होती है। पैरासिटिज्म का मतलब वहीं पे खाएगा वहीं पे रहेगा, जैसे सिर में जू रहता है वही चीज़, पैरासिटिज्म का मतलब वही है। तो जो पैरासाइट होगा उसका तो लाभ होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन होस्ट मीन्स जिसमें वो रहेगा, होस्ट का काम रहेगा, उसका तो हार्म रहेगा, नुकसान रहेगा। तो एक स्पीसीज का
क्या होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरे स्पीसीज का नुकसान होता है, उसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। और प्रीडेशन में क्या होते हैं, प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्रे का खेल होता है। प्रीडेशन में एक स्पीसीज प्रीडेटर होती है, प्रीडेटर जो खाता है, जैसे शेर जो है, शेर एग्जाम्पल दे रहे हैं, शेर किसको खाता है, मान लीजिए बकरी को खाता है, तो बकरी क्या हो गई, शेर क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, और जो ये प्रे हो गया ना, प्रे ये हो गई बकरी हो गई। तो ये चीज़ जो खाएगा वो प्रीडेटर होगा और जिसको खाएगा वो प्रे होगा। तो एक स्पीसीज बेनिफिट होती है, दूसरी स्पीसीज हार्म होती है। तो ये प्रीडेशन का हो गया। तो नेक्स्ट में देखिए कॉमनसलिज्म बात का देख लीजिए। कॉमनसलिज्म काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज का ना बेनिफिट होता है ना ही नुकसान, ना फ़ायदा ना नुकसान होता है, तो उसको जीरो से शो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कॉमनसलिज्म देख लीजिएगा, एक का बेनिफिट होता है, एक का ना बेनिफिट होगा ना ही हार्म होगा, तो उसको जीरो से शो करेंगे। तो कॉमनसलिज्म को ऐसे शो कर सकते हैं, प्लस से और जीरो से शो कर सकते हैं। एमेंसलिज्म में देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमेंसलिज्म में एक स्पीसीज का नुकसान होता है, मतलब माइनस से शो कर दीजिए, और दूसरी स्पीसीज ना अनफेक्टेड होती है, मतलब ना नुकसान ना फ़ायदा, तो उसको जीरो से शो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रीडेशन में पैरासिटिज्म और कॉमनसलिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक साथ रहती हैं। तो प्रीडेशन में पैरासिटिज्म, कॉमनसलिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक साथ रहती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साथ स्पीसीज प्रीडेशन में, पैरासिटिज्म और कॉमनसलिज्म में रहती हैं। अब फर्स्ट प्रीडेशन देख लीजिए। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन मैंने बताया था कि प्रीडेशन का मतलब क्या है, उसमें प्रे और प्रीडेटर का खेल होता है, प्रे और प्रीडेटर का खेल होता है। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सारे कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स प्रीडेटर्स होते हैं। लगभग 25% सारे इंसेक्ट फोटोफागस कहलाते हैं। फोटोफागस, फाइटोफागस लिखा है, जो प्लांट खाते हैं उसको फाइटोफागस बोलते हैं। अगर प्रीडेटर ओवर एक्सप्लॉयटेड, मतलब प्रीडेटर्स की मात्रा बढ़ जाए तो अपने प्रे को, तो प्रे एक्सटिंक्ट, मतलब प्रे को ज़्यादा खा लेंगे। अगर प्रीडेटर की मात्रा बढ़ जाए, बन सकता है इससे रिजल्ट में प्रीडेटर का एक्सटिंक्शन हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए प्रीडेटर अधिक मात्रा में पैदा हो गए तो प्रे को खा लेंगे, कम प्रे रहेंगे, और प्रीडेटर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी प्रे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जब प्रे ख़त्म हो जाएगा तो प्रीडेटर भी ख़त्म हो जाएंगे भूखे। नेक्स्ट रीजन यह है कि प्रीडेटर का नेचर प्रीडेंट होता है। तो इस हिसाब से ये देख लीजिए, ये एक आपका श्रेणी बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म का बताए थे मैंने, ए स्पीसीज का भी फ़ायदा होता है और बी स्पीसीज, और कंपटीशन में दोनों स्पीसीज का क्या होता है, हार्म, नुकसान होता है। तो दोनों का निगेटिव दिया गया है। उसी हिसाब से प्रीडेशन देख लीजिए, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, और पैरासिटिज्म का एक का फ़ायदा एक का नुकसान। और फिर बात करेंगे कॉमनसलिज्म का, एक का फ़ायदा होगा एक का ना नुकसान ना फ़ायदा। और नेक्स्ट में एमेंसलिज्म का वही हाल है, एक का नुकसान होगा एक का ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो प्रेडेटर और प्रे होते हैं ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, तो करते हैं। नेक्स्ट में, जब जियोग्राफिकल एरिया में सर्टेन एक्जोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इन्वेड लैंड में नेचुरल प्रीडेटर की अब्सेंस की वजह से जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई बाहर से लेके आके रखा जाता है कोई भी जियोग्राफिकल एरिया में एक्जोटिक स्पीसीज, तो उसका तो प्रीडेटर तुरंत तो रहता नहीं है ना, इसीलिए वो जल्दी ग्रो कर जाती है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है, प्रिकले पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में 1920 में से पहले, जिसमें स्प्रेडिंग की वजह से हाइबोकाज हुआ। फाइनली इन्वेसिव कैक्टस सिर्फ तब कंट्रोल हुआ जब कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मॉथ्स कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। प्रे जो होते हैं, प्रे पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए प्रीडेटर की एबिलिटी पर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बेस्ड होते हैं। जो वही मैंने बताया था कि प्रीडेटर और प्रे का खेल है पूरा यहाँ पे। कम्युनिटी में प्रीडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। प्रीडेटर कम्युनिटी समुदाय में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, और प्रे स्पीसीज में कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम करके, जैसे एग्जांपल दिया गया है स्टारफिश पिसास्टर अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ के लिए प्रीडेटर्स होती हैं। तो प्रीडेटर कौन होता है? स्टारफिश पिसास्टर।
ये देखिए नेक्स्ट, एक एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया है कि अगर हम इस एरिया की सभी स्टार फिशेस को रिमूव कर देते हैं तो 10 से अधिक इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज एक साल के अंदर गायब हो गई हैं। ऐसा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से हुआ था। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब आपस में झगड़ा हुआ था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ था। डिफेंस, ये देख लीजिए, डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज टू लिसेंस इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। तो ये सब चीज़ें दिया गया है। कैमोफ्लेज, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कैमोफ्लेज्ड क्या होता है? कैमोफ्लेज मीन्स छुपाना होता है, छुपाना। तो ये देख लीजिए, कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग कैमोफ्लेज होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड। ये प्रीडेटर को द्वारा डिटेक्ट किए जाने के अवॉइड करते हैं। मान लीजिए वो अपने आप को छुपा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, छुपा लेते हैं कि प्रीडेटर्स के नज़र में ना आए और जिंदा रहें, नहीं तो प्रीडेटर खा जाएगा। कुछ पॉइजनस होते हैं तो ये प्रीडेटर्स के द्वारा अवॉइड होते हैं। कुछ पॉइजनस भी होते हैं, जैसे धतूरा प्लांट है वो पॉइजनस होता है, उसको कोई प्रीडेटर खाता नहीं है। मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल फुल होती हैं अपने प्रीडेटर्स बर्ड के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी में स्पेशल केमिकल होता है। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है ये भी एक केमिकल इसके अंदर होता है, तो इसको कोई खाता नहीं है। ये केमिकल पॉइजनस बीड की फीडिंग से इसकी कैटरपिलर स्टेज के द्वारा एक्वायर्ड होती हैं। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, थॉर्न हो गया, कोई प्लांट होता है उसमें कांटे आ जाते हैं। थॉर्न्स एकेसिया, जैसे एकेसिया प्लांट हो गया, कैक्टस हो गया, ये कांटे प्लांट में बचाव का मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन है। तो ये भी हो गया। बहुत से प्लांट केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हर्बीवोर्स को बीमार बनाते हैं, वो उनकी फीडिंग, डाइजेशन या रिप्रोडक्शन रोकते हैं और इन्हें मारते हैं। तो ये देख लीजिए, कैलोट्रोपिस हो गया। कैलोट्रोपिस प्लांट ये क्या होता है? ये केमिकल सिक्रेट करते हैं जहरीले बीड्स। ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कैलोट्रोपिस बीड ग्रोइंग इन एबंडेंट फील्ड हाईली पॉइजनस। पूछा गया है कैलोट्रोपिस जो होता है वो पॉइजनस होता है कि नहीं? तो होता है, और अगर पॉइजनस होता है तो पॉइजन क्या काज कर सकता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करती है, इसलिए कैटल और गोट्स इसे नहीं खाते। तो कोई इसलिए कैलोट्रोपिस को नहीं खाता। ग्रेजर्स जो चरने वाले होते हैं और ब्राउजर जो चरते हैं, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के खिलाफ निकोटीन, कैफीन, क्विनीन और स्ट्राइकिन, ओपियम ETC सुरक्षा देते हैं। तो सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन देख लीजिए, जिसमें दोनों का हानि होता है। कंपटीशन ये देख लीजिए, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स है। कंपटीशन एक प्रोसेस जिसमें एक स्पीसीज की फिटनेस मेजर आर वैल्यू सिग्निफिकेंटली लोअर होती है दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में। जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीट करते हैं सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए, तब कंपटीशन होता है। अनरिलेटेड स्पीसीज भी रिसोर्स के लिए compete कर सकती है। ईजी जैसे सैलो साउथ अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगोज और फिशेस जूप्लैंक्टन के लिए compete करते हैं। तो जूप्लैंक्टन को खाने के लिए फ्लेमिंगोज और फिशेस दोनों आपस में क्या करते हैं? टकराव करते हैं। अबाउंडेंट रिसोर्स में भी कंपटीशन होता है, जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन में दूसरी स्पीसीज इंटरफेरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से पहली स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी, ये चीज़ हो जाएगा। ये देख लीजिए, एविडेंस फॉर कंपटीशन। गैलापागोस आइसलैंड में गोट्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद अबंडेंट टार्टवाइज डिकेड में डिस्टिंक्ट हो गए, गोट की ग्रोइंग इफिशियंसी ज़्यादा होने की वजह से। कंपटेटिव रिलीज क्या है? एक स्पीसीज स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्ट होती है कंपटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से। तो आप ये देख लीजिए, एक यहाँ से पढ़िए आप, आइए गॉस कम्पटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। गॉस कम्पटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है ये पहले आपको जानना है। तो गॉस कम्पटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है ये क्या होता है? तो ये देख लीजिए, ये बताता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं, ये लंबे समय तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती और कम्पटिटिवली इन्फीरियर इवेंचुअली अंततः मतलब लंबे समय तक एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब एक ही रिसोर्स पे लंबे समय तक नहीं रह सकती साथ में, कहने का मतलब ये है। या लिमिटेड रिसोर्स के लिए ट्रू होता है, लिमिटेड रिसोर्स के लिए ट्रू है। कंपटीशन फेसिंग स्पीसीज मैकेनिज्म सॉल्व कर सकती हैं जो
को ये एक पढ़िए यहाँ से, चलिए ये एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकआर्थर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दर्शाया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वार्बलर्स की सेम ट्री पर रहकर भी कंपटीशन अवॉइड करते हैं, मतलब कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। मैकआर्थर साहब ने कहा था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं, फॉर गिगिंग एक्टिविटी बिहेवियरल डिफरेंस की वजह से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पैरासिटिज्म देख लीजिए, पैरासिटिज्म का एक का लाभ होता है, एक का हानि होता है, एक का लाभ होगा, एक का हानि होगा, तो ये पैरासिटिज्म है। तो पैरासिटिज्म आपको मैंने बताया भी था अच्छे से। एडाप्टेशन ऑफ पैरासिटिज्म ये देख लीजिए, ह्यूमन लीवर प्लेग, मलेरिया स्प्रेड, ये सब हो जाएगा। पैरासाइट, अलग अलग पैरासाइट होते हैं, ये देख लीजिए। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे रहते हैं, और इंडो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो इक्टो पैरासाइट, इक्टो मीन्स बाहर होता ही है। इक्टो पैरासाइट वो पैरासाइट्स जो होस्ट ऑर्गेनिम्स की एक्सटर्नल सरफेस से फीड करते हैं, जैसे ह्यूमन्स पर लिसेस, लाइस जो बताए थे अभी, और डॉग्स पर टिक्स। तो बहुत सी मैराइन फिशेस इक्टोपैरासाइट कोपेट्स के साथ इंटरफेरेड होती हैं, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देख लीजिए, कस्कुटा एक प्लांट होता है, यह पैरासिटिक प्लांट जो कॉमनली ह्यूज प्लांट पर होता है। इवोल्यूशन में इसकी क्लोरोफिल और लीव्स नष्ट हुई हैं। ये होस्ट प्लांट में से एक इसके न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है, फीमेल। जैसे कस्कुटा प्लांट में क्या चीज़, पैरासाइट शो करते हैं। इंडो पैरासाइट का एग्जांपल देख लीजिए। इंडो पैरासाइट जो हमारे होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, जीआईटी, यहाँ सब रहते हैं। इंडो पैरासाइट की लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनका मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर सिंप्लीफाई होता है, जबकि उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के एम्फेसाइज करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरासिटिक बर्ड जो होती हैं होस्ट के नेस्ट में एग को ले करते हैं और होस्ट उनके इवेक्यूएट अंडा सेना करते हैं, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट में चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए, एक एग्जांपल दिया गया है, कोको और क्राउ के बीच ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसके किसके बीच में ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, तो कोको और क्राउ के बीच में। कॉमन स्लीज में देख लीजिए, कॉमन स्लीज में एग्जांपल क्या हो गया, मैंगो ब्रांचेज पर ऑर्किड, एक का लाभ हो रहा है और इफिफाइड ग्रो करता है। कहाँ पे, एक का लाभ होता है और एक का ना लाभ ना हानि होता है, तो उसको 0 से शो करते हैं, उसको कॉमन स्लीज में रखते हैं। तो कॉमन स्लीज में ये एग्जांपल दिए गए हैं। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म में दोनों का क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे लाइकेन, ये फंगस और फोटोसिंथेसाइज एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे माइकोराइजा देख लीजिए दिया गया, माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच एसोसिएशन होता है, तो इसमें फंजाई का भी फायदा होता है और हायर प्लांट का भी, तो ये चीज़ हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट और एनिमल थ्रू पॉलिनेशन एंड पॉल्यूशन और सीड डिस्पर्जन, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत एग्जाम्पल में दिया गया है, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल में दी गई हैं, तो आप म्यूचुअलिज्म का समझ गए म्यूचुअलिज्म क्या होती है, और ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इसका पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और वीडियो को कैसे रिवाइज करना है, चलिए लास्ट में ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को कैसे मेरे चैनल के माध्यम से लगभग कितनी वीडियो 700-800 वीडियो हैं, वो टोटल आपको रिवाइज करके, जो प्रीवियस वीडियो मैंने 2020 में कराई थी, फिर 21 में, फिर 22 में, तो वो सब पुरानी वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको रिवाइज करके अच्छे नंबर गेन करने हैं। काफ़ी स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं और अच्छा भी करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। पहले जैसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, सीट इन नीट चैनल, YouTube खोलिए, YouTube ओपन के बाद सीट इन नीट चैनल खोलिए, फिर वहाँ पे ये लोगो आपको दिखेगा और इस लोगो पे आप क्लिक करिए। इस लोगो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मेरा ये देखिए एक फ्रंट पेज ओपन होगा, ये देखिए कवर पेज ये मेरा ही है, मेरे ही चैनल का है।
तो यहाँ से आप देखिए प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास समय है, नहीं तो फिर लास्ट में समय नहीं बचेगा, तो फिर आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर कहेंगे कि आपने कैसे क्या पढ़ाया, तो फिर ये सब मैं नहीं जानता। तो आप वीडियो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए अगर आपको अच्छे करने हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं पर भी, एम्स, राजस्थान, कहीं से भी, तो एनसीईआरटी फॉलो करें, आपका 100% होगा। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, ये वीडियो सेक्शन है, ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे टोटल जो वीडियो अपलोड हुई हैं लगभग 1250, मतलब 1200 के ऊपर ही वीडियो अपलोड है। और इसमें जो 1200 में लगभग समथिंग में आपको 600, लगभग 600 प्लस वीडियो आपको रिवाइज करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के। तो कब आप करेंगे अब ये आप जानिए। और कैसे करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करिए। जैसे देखिए एक वीडियो केमिस्ट्री 2023 ऐसे रिवाइज करिए। फिर सेकंड प्लेलिस्ट नोट डाउन करिए पहले नोटबुक में अपने कॉपी में, इसका प्लेलिस्ट का नाम ये कि फिजिक्स क्वेश्चन 2023, तो इसमें 10 वीडियो 10 देख लीजिए। फिर नेक्स्ट प्लेलिस्ट के नेम में आइए, फिर इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर इसमें जितनी 18 वीडियो हैं इसको देखिए। फिर ऐसे आप रिवाइज करते चलिए सभी वीडियो। तो इसी प्रकार आपको रिवाइज करने हैं। थैंक यू। रिवाइज करिए, अच्छा करिए, 2023 में सिलेक्शन लीजिए और फिर एंजॉय करिए। थैंक यू।